Hello to everyone, and today we'll start analysis of data part 2. Part 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये पार्ट 2 होने वाला है जिसमें हम आगे अब यहाँ से कॉजल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में देख सकते हैं। So when we talk about statistical analysis, we already know जो statistical analysis होता है वो दो तरह का होता है, descriptive और inferential। तो डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पहले डिस्कस कर ली हैं। जो बच गया था वो था मेजर ऑफ रिलेशनशिप। तो मेजर ऑफ रिलेशनशिप में जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम यूज करते हैं वो होता है क्रॉस टेबुलेशन, कोरिलेशन एनालिसिस एंड एनी टाइप ऑफ कॉजल एनालिसिस। कॉजल एनालिसिस में मेनली हम रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। तो क्रॉस टेबुलेशन, जब आपका डेटा टेबुलेशन आपको अगर आपको याद हो प्रोसेसिंग के टाइम में हम क्रॉस टेबुलेशन इस्तेमाल करते हैं बाईवेरिएट डेटा के टाइम में। जब आप बाईवेरिएट डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये जब बाईवेरिएट डेटा होता है वो अगर नॉमिनल फॉर्म में होता है तो वहां पे हम क्रॉस टेबुलेशन यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको निकालना है कि आपने एक कॉलम लिया है जिसमें कि डाइकोटोमस डेटा है, मेल एंड फीमेल, और दूसरा एक कॉलम है जिसमें अगर आपने लाइक सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से आपने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। तो अगर आप उसमें एक कोरिलेशन निकालना चाहते हैं या फिर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि गर्ल्स ज्यादा बायोलॉजी लेती हैं या मैथ्स लेती हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो बायो ली हैं, या फिर मेल और फीमेल में मैथ्स में कितने, अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो मैथ्स में कितने मेल आए और कितने फीमेल आए। तो यहाँ पे क्रॉस टेबुलेशन जैसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको यूज करनी पड़ेगी, जहां पर जो डेटा हम यूज करते हैं वो ज्यादातर नॉमिनल या ऑर्डिनल फॉर्म में होता है। So under this, we classify each variable into two or more categories and then cross classify the variables in these subcategory. आप SPSS को यूज करके क्रॉस टेबुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, और क्रॉस चैप को ही आगे यूज करके फर्दर आप उसमें काई स्क्वायर टेस्ट भी कर सकते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस is another type of relationship identifier जो कि हम statistical analysis में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम मेनली आइडेंटिफाई करते हैं जॉइंट वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स। अगर एक वेरिएबल में मूवमेंट हो रहा है तो क्या दूसरे वेरिएबल में भी उसके साथ साइमल्टेनियस मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट इज चेक्ड इनटू कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन एनालिसिस स्टडीज द जॉइंट वेरिएशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स for determining the amount of correlation between two or more variables। कितना amount of correlation है या किस तरह का correlation है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी उसके साथ अटैच कोफिशिएंट के बारे में बात नहीं करें, सिंपल एक कोरिलेशन की बात करते हैं कि जब जब भी डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाती है, या फिर जैसे ही अगर मार्केट डाउन होता है, या फिर मार्केट डाउन मतलब अगर प्राइसेस घट जाती हैं तो ऐसा देखा जाता है कि सेल्स बढ़ जाता है। तो इस तरह का जब आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। उसी के साथ जब आप उसके साथ रिलेटेड कोएफिशिएंट भी ढूंढते हैं कि कितनी डिग्री का इफेक्ट होता है, लाइक कितना उसमें एक्स वेरिएबल में चेंजेस आने के बाद कितना, अगर एक्स वेरिएबल के साथ कितनी डिग्री में चेंजेस आता है तो वाई में इफेक्ट पड़ जाता है, उस तरह का रिलेशनशिप अगर हम ढूंढते हैं तो उसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। रिग्रेशन जहां कोरिलेशन में हमसे बता सकते थे कि यस देयर इज अ मूवमेंट, यहाँ पे हम कॉजल या रिग्रेशन एनालिसिस में बताते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मूवमेंट और हाउ one or more variable affects the change in another variable. It is the study of functional relationship existing between two or more variable, and it is termed as regression analysis and depicted by this formula। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, जहां पे अगर आप b और a का वैल्यू अगर आप चेंज करते हैं, b और a का वैल्यू अगर आपको पता है और x का वैल्यू आप चेंज करते जाते हैं तो वहां पे आपको y के जो वैल्यू है उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो कि बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। और जब भी हम किसी भी तरह का कॉज रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जनरली हम जो भी
रिसर्च कर रहे होते हैं, ज्यादातर मोटिव जो हमारा होता है जनरलाइजेशन होता है। वी नीड टू ट्राई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सम सर्कमस्टांस और सम फेनोमेनन। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस के बहुत सारे फॉर्म हैं, और रिग्रेशन एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है दैट हैज टू बी डिस्कस्ड सेपरेटली। सो उसी तरह से बाइवेरिएट जब हो गए तो उसी तरह से मल्टीवेरिएट भी होता है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में बहुत तरह के एनालिसिस होते हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली 4 टाइप ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस ओवर हियर। एक तो हो गया आपका मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, दूसरा है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, थर्ड इज मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसको क्या मल्टी एनोवा भी कहते हैं, एंड फोर्थ इज कैनोनिकल एनालिसिस। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में लास्ट वीडियो में ही मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज मुझे फीवर है, तो मेरे पास फीवर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं एग्जर्टेड हो सकती हूँ, दवाई का रिएक्शन हो सकता है, या फिर मुझे ठंड लग गई हो सकती है, या देर कैन बी एक्स नंबर ऑफ रीजन। और ऐसा भी हो सकता है ये सारे रीजंस मिल करके मुझमें वो फीवर लेकर के आ रहे हैं। तो कितना अमाउंट, कितना ठंड लगने की वजह से कितना ज्यादा मेरे दवाई के रिएक्शन, और कितना ज्यादा एग्जर्शन, ये सब का कुछ कुछ वेरिएबल अगर हम ऐड करते हैं और सारे वेरिएबल्स एक साथ मिला करके अगर मेरे ऊपर फीवर ला रहे, तो दैट विल बी टर्म्ड एज मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस वेयर वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एक वेरिएबल, एक जो आपका इंडिपेंडेंट, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कितने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है। वहां पे हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस यूज कर रहे होते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर एग्जाम है, तो एग्जाम में आपका एक फुल मार्क्स होता है। फुल मार्क्स इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन समेशन ऑफ, लाइक आपका मिड टर्म हो गया, आपका वाइवा हो गया, प्लस आपका एंड टर्म हो गया। मान लीजिए उसके साथ वेटेजेस लगे हुए हैं, तो वेटेजेस लगे हुए हैं तो आपको 30% वेटेज आपके मिड सेम के मार्क्स आएगा। मान लो 70% वेटेज आपके एंड सेम का मार्क्स का आ रहा है। इस तरह से करके हमने एक फॉर्मूला बना रखा है। तो अगर आपका मान लीजिए कि आपका एंड सेम बहुत अच्छा भी गया लेकिन आपका मिड सेम अच्छा नहीं गया, तो वहां पे यू विल लूज मार्क्स। तो वहां क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके फाइनल मार्क्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का जब भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं जहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल का इफेक्ट एक वेरिएबल के ऊपर चेक करते हैं, तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। उसी तरह से मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस होती है, लेकिन रिग्रेशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे हम रेशियो वेरिएबल्स यूज करते हैं, जो कि एटलीस्ट या तो इंटरवल या रेशियो स्केल में होने चाहिए, और वो स्टैटिस्टिकल होने चाहिए इन नेचर। दे शुड बी न्यूमेरिकल इन नंबर्स। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर ये टेस्ट करते हैं, जो आपने पहले प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में हमने पढ़ रखा था कि एट्रीब्यूट होता है और न्यूमेरिकल कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते, जो क्वालिटेटिव डेटा होता है, जैसे कि ऑनेस्टी, सेटिस्फैक्शन, प्रेफरेंसेस। ये सारी चीजें क्या होती है, इसको हम कभी भी नंबर के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसा चीज जिसको आप नंबर के टर्म्स में, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जो कि क्वालिटेटिव होता है नेचर में, वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है। तो उसका अगर हम इस तरह के टेस्ट करते हैं तो उसको हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मेन मोटिव होता है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो भी एट्रीब्यूट है वो उसके ऊपर कौन से ग्रुप वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर कितने सारे जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं या जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो कैसे इफेक्ट हो रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। लेकिन यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक एट्रीब्यूट होगा, वो एक नॉन क्वांटिफाइबल मेजर होगा, या फिर एक ऐसी चीज जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर है। तो ये मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हो गया। तीसरा होता है मल्टी एनोवा या फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम अनोवा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अनोवा जनरली हम वेरिएंस अमंग द ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो विद इन द ग्रुप हमारा जो एक मल्टीपल एनोवा में हम क्या करते हैं, ये एक्सटेंशन है अनोवा का, टू वे अनोवा का, वेर इन द रेशियो अमंग द ग्रुप ऑफ वेरिएंस टू विद इन द ग्रुप ऑफ वेरिएंस इज वर्कड आउट। एक ग्रुप के अमंग जो रेशियो उसका वेरिएशन, और विद इन द ग्रुप्स उसका वेरिएशन, दोनों के वेरिएशन को हम यहाँ पे जो वेरिएंस को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं
और उसके हिसाब से हम अनोवा टेबल लिखते हैं और उसमें फिर हम वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई करते हैं। अनोवा, मल्टीपल अनोवा बहुत आराम से SPSS या बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आजकल उसको आपको पेन पेपर से करने की जरूरत है। देयर आर सो मेनी स्टैटिस्टिकल टूल्स जो कि आपको हेल्प करेगी, बस द ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है कैनोनिकल एनालिसिस। कैनोनिकल एनालिसिस इज एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे हमारा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऐसा भी हो सकता है कि, क्योंकि हम मल्टीपल वेरिएट की बात कर रहे हैं, मल्टी वेरिएट की बात कर रहे हैं, तो कैनोनिकल एनालिसिस कैन बी यूज इन केस ऑफ बोथ मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल वेरिएबल फॉर द पर्पस ऑफ साइमल्टेनियसली प्रिडिक्टिंग अ सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रॉम देयर जॉइंट कोवेरियंस विद द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पर तक हम अभी सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे, कैनोनिकल में हम सेट ऑफ वेरिएबल्स का, सेट ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, सेट ऑफ वेरिएबल्स का इफेक्ट एंड सेट ऑफ डिपेंडेंट, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दोनों के बीच का कोवेरियंस को आइडेंटिफाई करते। और फिर से मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ, वेरिएशन का मतलब ये नहीं है कि कितना स्केटरिंग हो रहा है या कितना वेरिएशन जा रहा है। वेरिएंस इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आप अर्थमेटिक मीन के हेल्प लेकर के कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस बिटवीन द प्रिडिक्टिंग सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड द प्रिडिक्टेबल सेट ऑफ वेरिएबल्स, इन दोनों के बीच का जो वेरिएंस है उसको कैलकुलेट करते हैं हम कैनोनिकल एनालिसिस में। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ एनालिसिस जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हेल्प करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के साथ देयर इज अनदर टाइप ऑफ एनालिसिस जिसको कि हम इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट था। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बाद वी मूव टू इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस। इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस एज द नेम सजेस्ट, ये कंक्लूजन डिपेक्ट करता है। इसमें हम, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद वेरियस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस in order to determine with what validity the data can be said to be indicate some conclusion or conclusions। आप जनरली जो भी रिसर्च करते हैं उसका जो मेन मोटिव होता है वहां पे या तो आप कोई चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो फिर उसको फिर आप जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब जनरल सेट ऑफ नॉलेज में ऐड करने की कोशिश करते हैं, कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंक्लूजन आप कर रहे हैं ये किस डिग्री तक है? ऐसा नहीं कि 5 लोगों ने मिलकर कह दिया कि नहीं सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में निकलता है तो हम उसको कंक्लूड कर देंगे कि नहीं पश्चिम में निकलता है। विथ व्हाट डिग्री वी कैन से दैट यस, या फिर किसी ने अगर कहा था कि सूरज पूरब में निकलेगा तो पहली बार किसी ने तो उसको ढूंढा था, तो विथ व्हाट डिग्री समथिंग कैन बी कंक्लूडेड? क्या कितने सारे डेटा इंस्टेंसेस लगेंगे, क्या वैलिडिटी होगी ताकि हम किसी भी चीज को कंक्लूड कर सकते हैं और उसको जनरलाइज कर सकते हैं? वो पूरा जो फिनोमेनन है, हम पूरे चीजों को इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में यूज करते हैं। और इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में हम मेनली टास्क ऑफ इंटरप्रिटेशन भी करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं एंड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू थिंग्स वी मेनली डू इन इन्फ्रेंशियल एनालिसिस। फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यूज और दूसरी चीज होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो जब आप एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यूज कर रहे हैं तो वहां पे दो तरह के एस्टिमेट्स होते हैं, पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट। और जब आप हाइपोथेसिस को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हैं या फिर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू में क्या मेनली जब भी आप कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या होता है कि बहुत बार अननोन होता है। लाइक वी इफ यू आर डूइंग सम कैलकुलेशन ऑन इंडियन पॉपुलेशन, ऐसा हो सकता है कि हमें एग्जैक्ट इंडियन पॉपुलेशन कितनी है, या फिर एक सेट ऑफ, लाइक इफ आई एम डूइंग समथिंग ऑन द सेट ऑफ लाइक पीपल हु आर हैविंग cerebral palsy और people who are having autism, तो ऐसा हो सकता है कि वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल कि जिनको ऑटिज्म है या जिनको सीपी है या जिनको किसी भी तरह का फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी है, वी डू नॉट नो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पॉपुलेशन पैरामीटर्स पता नहीं होते हैं।
तो वहां हमें पॉपुलेशन पैरामीटर भी आइडेंटिफाई करना होता है, तभी जा करके हम उससे रिलेटेड पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड जो एस्टिमेट्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो द रैंडम वेरिएबल सच एज लाइक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर में जो होते हैं वो बेसिकली उसके एस्टिमेटर्स होते हैं। और ये जो एस्टिमेटर्स, अगर आप कोई वैल्यू पे अगर उसको जॉट डाउन करते कोई वैल्यू पे उसको लेकर के आते हैं तो उसको हम एस्टिमेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ऑल दीज आर एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। लेकिन उसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज एस्टिमेट। तो अगर एक डेफिनेट एक पॉइंट एस्टिमेट जिसको हम कहते हैं एक सिंगल एस्टिमेट के टर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो इट बिकम्स अ पॉइंट एस्टिमेट। और अगर यही चीज अगर आप उसका एक क्लास इंटरवल बना देते हैं जिसमें कि एक अपर लिमिट है एक लोअर लिमिट है, तो उस तरह के एस्टिमेट को हम इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। तो जब भी आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स निकाल रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, हमें पॉपुलेशन पैरामीटर्स नोन होने चाहिए, तभी हम पैरामीट्रिक टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पॉइंट एस्टिमेट्स और इंटरवल एस्टिमेट्स को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो वहां पे मेनली हम पॉइंट एस्टिमेट्स या फिर इंटरवल एस्टिमेट्स आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी चीज होती है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। हाइपोथेसिस, हमने कोई भी हाइपोथेसिस ले ली, जनरली हम कोई भी रिसर्च करते हैं कि तो एक हाइपोथेसिस लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का तरीका होता है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हाइपोथेसिस कितने तरह के होते हैं। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल, एक होता है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हम डिजायर करते हैं कि नहीं ये ऐसा होगा, और नल हाइपोथेसिस जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। मेरा वेट 70 kg है, दैट इज नो, दैट हैज बीन प्रूव्ड बाय द मशीन, तो मेरा वेट 70 kg है। ठीक है, अभी अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये इफ आई एम टेकिंग सम मेडिसिन, मैंने या फिर आई एम डूइंग योगा, तो योगा करने से वेट घटता है। तो वेट घटता है ये तो एक जैसे अगर इसको आप क्वांटिफाइड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मेरा वेट क्या होना चाहिए, ये 70 kg से कम होना चाहिए। तो मेरा जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि योगा करने से जो मेरा वेट होगा इट विल गो डाउन टू लेस देन 70 kg, ये नीचे होना चाहिए, 70 kg से कम होना चाहिए। लेकिन और हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इवन आई एम डूइंग योगा, मेरा वेट जो रहेगा वो 70 kg ही रहेगा। तो एवरेज अगर आप इसको लेते हैं तो म्यू इज इक्वल टू 70, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि आफ्टर डूइंग योगा माय नल या फिर माय म्यू एवरेज वेट विल गो डाउन लेस देन 70 kg हो जाएगा। तो नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस आपको डिफाइन करने होते हैं। और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली हम, मेरा जो डिजायर्ड मोटिव होता है हाइपोथेसिस टेस्ट करने का कि ये हमने जो सोचा वो हम उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसको प्रूव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंसेस, विद द हेल्प ऑफ डेटा, तो हम अपना जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर हम उसको अपने डेटा से सिग्निफिकेंटली प्रूव नहीं कर पाए तो फिर हम उसी जगह पे वापस चले जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं अपना नल हाइपोथेसिस कि नहीं मेरा वेट नहीं घटा, आई एम स्टिल 70 kg। तो what are the steps involved in doing any hypothesis testing? तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हम null and alternate hypothesis को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम स्पेसिफाई करते हैं जिसको कि हम पी वैल्यू भी कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली आपका डिटरमाइन करता है कि आपका वो एरर पैरामीटर कितने दूर तक कोई भी चीज आप उसको सिग्निफिकेंट मानते हैं कि नहीं। अगर मेरा सिग्निफिकेंस वैल्यू, पी वैल्यू एक्सेप्टेंस का लेवल को डिटरमाइन करता है। वी विल हैव सेपरेट वैल्यू, सेपरेट वीडियो ऑन सिग्निफिकेंस वैल्यू। आई विल शो यू वन, या ये इस तरह से अगर ये चार्ट देख पा रहे तो दिस इज टू टेल टेस्ट, दिस इज वन टेल टेस्ट एंड दिस इज लेफ्ट एंड राइट वन टेल टेस्ट। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी हमारा डेटा होता है वो इधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है या नहीं फॉलो कर सकता है। ठीक है, दोनों भी चीजें हो सकती है। तो इफ आई एम डूइंग लाइक हमारा कोई भी टेस्ट है और अगर हमने उसको नॉर्मली
माना है कि इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, तो हमारा जो सिग्निफिकेंस होगा वो अगर वो टू टेल टेस्ट है तो इस तरह से टेस्ट आना चाहिए। और एक हम एरर एरिया या रिजेक्शन एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये जो आपका ग्रे लाइंस है, दिस इज माय रिजेक्शन एरिया, और इसी एरिया को हम सिग्निफिकेंट वैल्यू या सिग्निफिकेंस वैल्यू कहते हैं, पी वैल्यू कहते हैं। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस कितने दूर तक हम मान सकते हैं कि नहीं हमारा हमने जो डेटा यूज कर रहे हैं वो सही है। तो 95% तक हमारा ये अगर कॉन्फिडेंट है अबाउट माई रिजल्ट और अबाउट माई आउटकम, आई विल गो फॉर 5% सिग्निफिकेंस। 95% हमारा कॉन्फिडेंस हो गया, 5% हमारा सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, वी विल हैव सेपरेट वीडियो ऑन दैट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस वैल्यू बेसिकली। तो ये एरिया जो ग्रे एरिया है, अभी आप समझ लीजिए कि ग्रे एरिया जो है हमारा, दैट इज आवर रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया ऑफ आर नल हाइपोथेसिस। अगर हमारा जो रिजल्ट है वो इस एरिया में अगर फॉल करता है, तभी हम मानेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस हमने जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रखी है वो सिग्निफिकेंटली हमारे जो हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंटली प्रूव हो रहा है, या फिर उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इस ग्रे एरिया में फॉल नहीं करता और इस एरिया में फॉल करता है जो एक्सेप्टेंस रीजन है, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0.5 जनरली जो हमारे जैसे 100% एरिया है, तो 100% एरिया में से हमने 95% एरिया रखा कि आई विल गो विथ माई नल हाइपोथेसिस, लेकिन 5% एरिया हमने ऐसा रखा है कि नो आई विल गो विथ माई ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये जो 5% एरिया है इसको हम सिग्निफिकेंस एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। और अगर आप उसको स्टैटिस्टिकली हम डिनोट करते हैं पी वैल्यू से, और ये पी वैल्यू का जो ये इसको हम टेबल वैल्यू होता है, और पी वैल्यू में इस अगर हम इसे 5% रखते हैं, तो अगर उसको आप नंबर वैल्यू में लिखेंगे तो इट विल बी लाइक 0.05%। तो ये अगर टू टेल्ड होगा तो इससे अगर आप 0.05% जैसे 95% जाएंगे तो दोनों का हाफ वैल्यू होगा, इधर वैल्यू इधर 0.025, इधर भी 0.025। अगर ये वन टेल्ड होगा तो पूरा पूरा 0.05 हो जाएगा। उसी तरह से इधर चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट एरिया हो। तो यहाँ हम टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। विल गो बैक टू आवर हाइपोथेसिस फ्लो। तो एक सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं। डिसाइड द करेक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसको हम डिसाइड करते हैं। सैंपल अ रैंडम सैंपल एंड वर्कआउट ऑन एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर सैंपल डेटा। हम उसमें से सैंपल जो भी हम चूज कर रहे हैं, जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है उसमें से हमने सैंपल चूज करा। सैंपल में से लाइक सी इफ आई एम टेस्टिंग कि मेरा वेट कम हो रहा है, तो हम चाहे तो उसको उसका जो टेस्ट करने का होराइजन है हम 1 महीना रख सकते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कितने दिन तक हम ये सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। और उसमें से क्या हम हर दिन कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम हर दिन चेक करें, या फिर रैंडमली आज चेक कर लिया, फिर 5 दिन के बाद चेक कर लिया, या 10 दिन के बाद चेक कर लिया, किस तरह से हम करें। तो वी नीड टू डिसाइड व्हाट इज आवर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वी नीड टू आइडेंटिफाई फ्रॉम वेयर आर व्हाट विल बी द डेट्स ऑफ आवर रैंडम सैंपल कलेक्शन इन केस आई एम टेस्टिंग माई वेट। अदरवाइज इन एनी टाइप ऑफ डेटा वी नीड टू आइडेंटिफाई द सैंपल रैंडम लाइक रैंडम सैंपल्स, एंड उसके हिसाब से हम एक सैंपल डेटा कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम उस पे एक प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल रिजल्ट विल डाइवर्ज as widely as it has from expectation if we're true। हमने जो भी रिजल्ट हम जब ले रहे हैं पूरे मान लीजिए 3 महीने का हमने होराइजन लिया है, तो हम उसी तरह से टेस्ट करते जाते हैं कि नहीं मेरा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम पूरा एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करके हम पूरा डेटा को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमारी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पल करके जो हमारा जो डेटा है जिसको कि हम अल्फा वैल्यू कहते हैं, वो अल्फा वैल्यू अगर if this probability value is smaller than alpha or in one test, और अगर ये alpha by 2 अगर इन टू टेल टेस्ट में है, तो हम क्या करेंगे। अल्फा बाई 2 मैं आपको दिखा देती हूँ। अल्फा इज सिग्निफिकेंस वैल्यू। अल्फा बाई 2 के बीच में अगर मान लीजिए ये टू टेल टेस्ट है, तो या तो इस एरिया में या तो इस एरिया में आएगा, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, मतलब हम अपने हाइपोथेसिस जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे, और हम अपने जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि यस मेरा वेट
हर बार हमने अगर 20 सैंपल उठाए 3 महीने के टाइम में और हर बार देखा कि मेरा वेट कम है, तो मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, एक्चुअली में मेरा वेट कम हो गया है, तो दिस इज माय एक्सेप्टेंस ऑफ माय ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड रिजेक्शन ऑफ माय नल हाइपोथेसिस। मतलब इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करा और एक्सेप्ट करा अपना ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को। उसी तरह से अगर ये 2 टेल टेस्ट है, अगर ये 1 टेल टेस्ट है, सॉरी 1 टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट और राइट बेसिकली हमारा जो अभी हम जो टेस्ट कर रहे हैं वेट घटने का, तो घटना है, तो घटना इट विल बी ऑलवेज 1 टेल टेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव है यहाँ पे, हम 1 टेल टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा वेट घट रहा है नहीं घट रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिजेक्शन एरिया, दिस विल बी द रिजेक्शन एरिया एंड दिस इज द एक्सेप्टेंस रेंज। तो अगर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है अगर इस रेंज में फॉल करता है, तो तभी हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इस रेंज में फॉल करता है, तो इस रेंज में हम उसको फिर क्या करते हैं, अपने नल हाइपोथेसिस को ही करेक्ट मान लेते हैं और मानते हैं कि नहीं मेरा वेट नहीं घटा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेस्टिंग करते हैं। तो जब आपकी जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली अपनी पूरे ये कैलकुलेशन करके, और ये प्रोबेबिलिटी आप डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके आप निकाल सकते हैं। अगर ये एरिया अगर ये आपको जैसे बताया था कि अगर उस एरिया में फॉल करता है तो आप रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, और अगर ये नहीं फॉल करता है तो आप एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। जो भी कहानी होगी नल हाइपोथेसिस के साथ होगी, ऑल्टरनेट के बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं होता है। नल हाइपोथेसिस को हम या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, मेरा वेट घटा या बढ़ा, उतना ही था या रह गया। तो हम 70 पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम 67, 69 या 72 के बारे में बात नहीं कर रहे। यस, इफ माई वेट हैज रिड्यूस्ड, देन अगर वो 70 से कम है मतलब कि हमारा जो योगा है वो काम कर रहा है। अगर वो 70 से कम नहीं है तो हमारा योगा काम नहीं कर रहा, मतलब कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस था कि मेरा वेट 70 kg है तो 70 kg ही है, वो नहीं गया। तो ये आप यस या नो करके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस कर रहे हैं। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है। और अगर आपका एक्सेप्ट करें अपने नल हाइपोथेसिस को, तो आपका जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार हम उल्टा भी कर लेते हैं, और जब भी हम उल्टा कर देते हैं वैसा कुछ, तो यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 एरर अराइज होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज टाइप 1 एरर एंड व्हाट इज टाइप 2 एरर। अगर आपका H0 मतलब कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस सही था, ठीक है, नल हाइपोथेसिस सही था और आपने अपने नल हाइपोथेसिस को ही सही माना, मतलब आपका नल हाइपोथेसिस था कि आपका योगा से वेट नहीं घटता है, आप 70 kg के थे, 70 kg के ही रहेंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं योगा से नहीं घटता, तो आपका डिसीजन तो करेक्ट है। लेकिन आपने ऐसे ऐसे दिन अपना सैंपल कलेक्ट किया था जिस दिन आपका वेट थोड़ा कम था, लेकिन ओवरऑल 3 महीने के होराइजन में आपका वेट नहीं घटा है, लेकिन फिर भी आपने 2 बार चेक किया और मान लिया कि यस मेरा वेट तो कम हो गया। तो वैसे केस में क्या होता है कि आप एक गलत डिसीजन मान लेंगे जो कि है ही नहीं। तो इस तरह का कोई भी चीज अगर आप कर लेते हैं, इस तरह का अगर आपने गलती किया या फिर आपने रिजेक्ट कर दिया अपने नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर लिया अपने ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, तो इस तरह का एरर को हम टाइप 2 एरर कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। उसी के ऑपोजिट, अगर आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो था वो करेक्ट था, मतलब एक्चुअली में आपका वेट घट रहा था, लेकिन आपने वेट उस दिन मेजर किया जिस दिन आप हो सकता है रात में बिरयानी खा लिए हो या फिर आप केला खा लिए हो, केला खाने के बाद आप वेट मेजर करने के लिए चले गए थे और आपने उन सैंपल्स का यूज किया। तो वैसे केस में क्या होगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मेरा वेट नहीं घटता है, जबकि एक्चुअली आपका वेट घट रहा था। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, आप योगा करना बंद कर देंगे कि नहीं योगा से मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, जबकि एक्चुअली आपको योगा से फायदा हो रहा था। तो इस तरह का कोई डिसीजन अगर आप ले लेते हैं जब आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सही था लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर दिए और आप एक्सेप्ट कर लिए अपने
ऑल्टरनेट नल हाइपोथेसिस को, तो उसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर। और टाइप सॉरी यहाँ पे होता है टाइप 1, सॉरी यहाँ पे एरर है, ये टाइप 1 एरर हो गया, ये टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, तो टाइप 1 यहाँ पर होगा और ये टाइप 2 होगा, तो इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। टाइप 1 एरर को हम अल्फा एरर कहते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा एरर कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाउ हाइपोथेसिस इज बीइंग टेस्टेड। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट। One is parametric test and another is non-parametric test. Parametric test, as the name suggests, यहाँ पे हमको population parameters पता होने चाहिए, जैसे कि नॉर्मेलिटी ऑफ द कर्व, नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा, हमें मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, साइज ऑफ द सैंपल, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, तभी जाकर के हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर पैरामीट्रिक टेस्ट है वो होता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, और अगर काई स्क्वायर, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन अगर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता। ज्यादातर जब भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, जो डेटा होना चाहिए वो रेशियो स्केल में होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम इंटरवल स्केल में तो जरूरी होना चाहिए, तभी हम उसमें पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। रेशियो स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल नॉमिनल स्केल क्या होता है, यू कैन गो एंड चेक डेटा टाइप्स में। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें पॉपुलेशन पैरामीटर्स नहीं पता होते हैं, और जनरली ऐसा होता है कि हमें पॉपुलेशन पैरामीटर्स नहीं पता होता है, तो वैसे केसेस में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जस्ट बिकॉज वी डू नॉट नो पैरेंट पॉपुलेशन पैरामीटर्स, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं इसको। और ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम ज्यादातर नॉमिनल या ऑर्डिनल डेटा पे यूज करते हैं। तो जो पॉपुलर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो है वन सैंपल साइन टेस्ट, टू सैंपल साइन टेस्ट, फिशर इरविन टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, रैंक कोरिलेशन, कैंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्कॉर्डेंस, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, और फिर काई स्क्वायर टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए यूज करने पड़ते हैं, चाहे वो पैरामीट्रिक यूज करें आप, नॉन पैरामीट्रिक आप यूज करें, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पैरामीटर आप पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक आप चूज कर सकते हैं। सो this was all about analysis of data. Every test can be another video on every test के ऊपर आप एक बहुत बड़ा चैप्टर ढूंढ सकते हैं, वो पूरा चैप्टर आपको मिल सकता है। तो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑल द टेस्ट separately, you can write in the comment box. Plus I'll be making a video on significance of what is p value and what is a level of significance. So आप चैनल पे बने रहिएगा and do watch the entire video, पूरा एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा देखेंगे तभी आपको एनालिसिस समझ में आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू राइट टू मी, यू कैन राइट टू मी at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. Thank you very much. Thanks for listening.